अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। लाहौर में आज ज़िमनी इंतखाब का मार्का था। PMLN के रहनुमा जो कि वफ़ात पा गए परवेज़ मलिक साहब, PMLN के लाहौर के सदर भी थे, उनकी अहलिया शाइस्ता परवेज़ मलिक उनकी जगह पे कैंडिडेट थी। PTI की जो उम्मीदवार थे, उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा साहब, वो हिस्सा नहीं ले सके। टेक्निकल ग्राउंड्स पर जो उनके कागजात थे वो मुस्तरद हो गए थे, जिसके बाद जो मुकाबला था वो आपस में पड़ा पीपल्स पार्टी और PMLN का, यानी पुराने हरीफ आमने सामने नजर आए। असलम गिल साहब जो पहले इसमें आम इंतखाबात में भी इस हल्के में खड़े रहे थे, उनकी जो वोट की तादाद थी वो आज खातिर खा बेहतर नजर आई है। पहले उन्होंने 5000 वोट हासिल किए। आज जो अभी तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं उनके मुताबिक तकरीबन 27000 के करीब उन्होंने वोट हासिल किए हैं। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा जो हैं वो 41000 के साथ लीड कर रही हैं और ज़ाहिर यही है कि वाज़ेह बरतरी उन्होंने हासिल कर ली है। जो इंटरेस्टिंग इसमें एक दो चीज़ें थी ज़िमनी इंतखाब के हवाले से जिन पर बात करना बड़ा ज़रूरी है, वो ये कि PMLN और पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि PTI ने जानबूझकर अवॉइड किया है इन इंतखाबात को। ऐसा ही है। दूसरी बात ये भी कि क्या पीपल्स पार्टी दोबारा से पंजाब में रिवाइव कर पाएगी, अपनी खोई हुई साख बहाल करने में कुछ कामयाब हो पाएगी, क्योंकि इस ज़िमनी इंतखाब में उन्होंने बहरहाल पहले से काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया है, अच्छा वोट हासिल किया है। टर्न आउट कम रहा है, सिर्फ 16% के करीब टर्न आउट रहा है। इसकी क्या वजह है? क्या अब भी हम ये कह सकते हैं कि मुकाबला पंजाब में PTI और PMLN का है, और चूंकि PTI के कैंडिडेट नहीं मौजूद थे तो इसलिए फिर टर्न आउट कम रहा? तो बहुत सारे सवालात हैं जिन पर बात करना बड़ा ज़रूरी है और इससे जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसका भी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। पहले इमरान साहब की तरफ जाते हैं। सब सबसे पहले ज़रा टर्न आउट के हवाले से अगर मैं बात कर लूँ, हसन खावर साहब कहते हैं कि जनाब टर्न आउट इसलिए कम है कि अवाम ने ज़िमनी इंतखाब को मुस्तरद कर दिया। PTI का जो वोटर था उन्होंने वोट नहीं डाला, कोई दिलचस्पी नहीं ली लोगों ने, इसलिए सिर्फ 16% लोग आए। और उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब तहरीक इंसाफ इलेक्शन से आउट होकर भी इलेक्शन जीत गई है। अब सवाल ये कि वैसे तो ज़िमनी इलेक्शन में जनरली टर्न आउट कम होता है, लेकिन जो हमने अभी सीक्वेंस में देखे हैं ज़िमनी इंतखाब, वहाँ पर टर्न आउट इतना ज़्यादा कम नहीं रहा जैसा इस हल्के में रहा है। तो आपको टर्न आउट कम रहने की वजह क्या नज़र आ रही है? हसन खावर साहब के तज्ज़िये को आप कुछ कबूल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि टर्न आउट कम रहा, और उम्मीद भी यही थी, सबको पता था कि टर्न आउट कम रहेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो ज़िमनी इलेक्शन में वैसे ही टर्न आउट आम इंतखाबात की निस्बत कम होता है। दूसरा देखें, जब मेन एक प्लेयर ही ना हो, मतलब आप देखें क्रिकेट मैच की मिसाल ले लें, जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो उस वक्त कितने तमाशाई देखने के लिए आते हैं, और जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच होता है, या पाकिस्तान या जिम्बाब्वे का या नामीबिया का मैच हो, तो उस वक्त कितने लोग उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये एक आम फाहम सी बात थी कि जब PTI नहीं है मैदान में, तो ये PTI नहीं तो मुस्लिम लीग नून को पता था कि वो ये सीट आराम से जीत जाएंगे, लिहाजा नाम मुस्लिम लीग नून के, और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून का वोटर इसलिए भी कम निकला कि उसे पता है कि आज वो मुकाबला नहीं है कि जो मारदार वाला काम हो कि मैंने ज़रूर जाना है वोट डालने के लिए। दूसरी फिर ये बात कि जो ये रौनक मेला लगा है ना थोड़ा, इसमें भी आप क्रेडिट दें पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी ने बहरहाल वोटर को निकाला है। अब उसके लिए उन्होंने पैसे का इस्तेमाल किया, उन्होंने लोगों से वोट खरीदे, उन्होंने जो भी किया, ये एक अलग बहस है। इस पर अगर आप मुनासिब समझेंगे तो हम आगे डिस्कस करेंगे, कर लेंगे। लेकिन असल इशू ये है कि पीपल्स पार्टी के लिए ये डू और डाई था। अच्छा, उन्होंने ये साबित करना था कि अभी पंजाब में वो बिल्कुल मुर्दा घोड़ा नहीं है, उनमें अभी जान है। ठीक है, लेकिन आप ये समझते हैं जो पीपल्स पार्टी PMLN कह रहे हैं कि जी PTI ने जानबूझकर अवॉइड किया है इस इलेक्शन को? देखिए, ये आपको पता है कि सियासत में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है ना ये चलती रहती हैं। मैं नहीं समझता कि इमरान खान जानबूझ के, वज़ीर आज़म इमरान खान जानबूझ के अवॉइड करते ये इलेक्शन। हाँ जी, लिहाजा मुझे ऐसा नहीं लगता कि PTI ने जानबूझ के अवॉइड किया हो। अगरचे मैं थोड़ी सी आपको इसकी साइकी बता दूं इस हल्के की। ये हल्का बुनियादी तौर पे मुस्लिम लीग नून का हल्का है, और उसकी वजह क्या है? आप पिछले अगर 3 इलेक्शंस में देखें, 2008 से हम शुरू कर लेते हैं। 2008 में यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के नसीर भुट्टा साहब थे, ठीक, वो जीते इलेक्शन। अच्छा, 2013 में यहाँ से वहीद आलम साहब थे, वो इलेक्शन जीते। और उसके बाद 2018 में परवेज़ मलिक साहब थे, वो जीते।
यानी एक कैंडिडेट भी मुस्तकिल नहीं है, फिर भी वो हमेशा अपनी सीट जो है वो सिक्योर कर रहे हैं। बिल्कुल, लिहाजा ये एक बात है कि ये हल्का पक्का मुस्लिम लीग नून का हल्का है। दूसरा, इसी बात को अगर आप मजीद आगे कर लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि मुस्लिम लीग पंजाब में ये बात तय है कि अगले इलेक्शन जो हैं वो एंटी नवाज या प्रो नवाज ठीक है, होंगे। मुकाबला उधर ही है, मुकाबला मुस्लिम लीग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पे हम दोबारा भी आके बात करते हैं, लेकिन मैं जरा हिलाली साहब का पहले एक कमेंट जरूर शामिल करूं। हिलाली साहब, क्या वजह हो गई, क्या आप भी ये समझते हैं कि लोगों ने ज्यादा इस इंतखाब को इंटरेस्ट ही नहीं लिया, उसको अहमियत ही नहीं दी, इस वजह से टर्न आउट कम रहा, या बेसिकली जो पीटीआई का वोटर है वो असल में गेम चेंजर था, वो नहीं आया तो इसलिए टर्न आउट जो है वो नहीं रहा? क्या आप इसको कैसे एनालाइज करें? मैं तो हैरान हूं कि ये इलेक्शन के बारे में आप एक सब्जेक्ट बनाया, एक टॉपिक बनाया आज। इसमें क्या दिलचस्पी है भाई? कौन इसमें दिलचस्पी रख रहा था? 16%, 12% टर्न आउट, फॉर गॉड सेक। और चीजें नहीं है बात करने के बारे में? जब पीटीआई एक इलेक्शन में नहीं आती है, ये खानदानी सीट है इनका नून का, व्हाट्स द इंटरेस्ट? व्हाट्स द इंटरेस्ट? मुझे समझ नहीं आ रही। और अगर ये खुद कह रहे हैं इमरान याकूब के पीपीपी जो है उन्होंने खरीदा है वोट, वो तो पहले भी पता चल गया था। तो व्हाट इज द इंटरेस्ट? हमें पता है वोट खरीदा गया है, हमें पता है दो मेजर पार्टी जिन्होंने कम्पीट है ही नहीं, 16% है टर्न आउट। चलिए जी आगे सब्जेक्ट पे बढ़े, दिस इज यूजलेस। हाँ, एक चीज पे मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को थोड़ा सोचना चाहिए कि दो लोग एक घर में रहते हैं, प्रोपोजर और सेकेंडर, है जी, और एक का वोटिंग राइट होता है, पोलिंग बूथ होता है नेक्स्ट डोर, और 3 इलेक्शंस में वो नेक्स्ट डोर रहा है, मगर इसमें उसको 10 मील के फासले पे आप भेज रहे हैं। और चलिए वो आपने उसको भेज दिया, हम कभी आपकी लॉजिक तो होती नहीं है, तो लेट्स नॉट क्वेश्चन द लॉजिक, मगर उनको उसको ये भी नहीं करते, इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं कि इतना दूर उसका वोट चले गया है। लिहाजा वो कहता है मेरा सबका हमारा मेरा कौन सी ये इलाका यही है, तो वो बॉदर नहीं करता है। वो उन्होंने सही नहीं किया। और इलेक्शन के पहले पता चलता है कि आप सेकेंडर और प्रोपोजर जो होते हैं वो एक जगह से होना चाहिए, लिहाजा आप वो जगह से नहीं है, यू नो। नहीं, ये तो खैर पहले से पता ही होता है कि एक जगह से होने चाहिए, लेकिन अगर उन्हें ये नहीं पता था कि उनका नई हल्का बंदियों में कोई चेंज हो गया। देखें, ये कोई आदमी जो काउंसलर का भी इलेक्शन लड़ता है ना, तो उसे भी ये बुनियादी चीज पता होता है। लिहाजा ये कहना कि जी ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं थी, ये 100% जिम्मेदारी जमशेद चीमा साहब की थी। हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे चीमा साहब, बड़े मेहनती कारकुन आदमी हैं, लेकिन उन्होंने ये गलती की। ना सिर्फ ये बल्कि उनकी जो बेगम साहब है मुसर्रत जमशेद चीमा, जो उनकी कवरिंग कैंडिडेट थी, सेम गलती उनसे भी हुई, और ये इन्होंने इस तरह से अपने जो इलेक्शन से आउट हो गए। हालांकि अगर आप देखें तो कैंपेन पे उन्होंने कोई कम पैसे खर्च नहीं किए। कैंपेन आपने देखा, उन्होंने आखिरी दिन तक अपनी पूरी कैंपेन की। अच्छा, फिर दूसरा ये कि वो तो एक ओहदा भी संभाले हुए थे यहाँ गवर्नमेंट का, और वो रिजाइन करके तो ये इलेक्शन लड़ने जा रहे थे। इसका मतलब है कि अगर उन्होंने अवॉइड ही करना होता या जानबूझ के कोई ऐसी चीज होती तो वो फिर शायद इतनी लंबी वो प्लानिंग ना करते। तो इस बात से तो लगता है कि वो नहीं हटते थे। लेकिन इमरान साहब, आप कुछ इस पे कमेंट करना चाहते हैं? देखिए, कागजात नामजदगी जब आपने जमा करवाने होते हैं ना, तो उससे पहले आपको रिजाइन करना पड़ता है, इसलिए उन्होंने पहले रिजाइन करके ये सारा वो किया। अच्छा, लेकिन हिलाली साहब को तो कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हिलाली साहब फिर भी मैं आपसे सवाल फिर भी पूछती जाऊंगी, चाहे आप इंटरेस्ट लेंगे या ना लेंगे। ये बताएं, पीपल्स पार्टी का वोट 5000 से 27,000 तक पहुंच गया है। ये सारा जो आप कह रहे हैं कि पैसे का कमाल है, या कोई वाकई 29,000 तक बल्कि लेटेस्ट न्यूज के मुताबिक पहुंच चुका है? तो ये सिर्फ पैसा ही चल गया, या फिर आपको लगता है कि जो लोग पीटीआई के कोई वोटर थे उन्होंने भी इनको डाल दिया वोट? नहीं, आप मुझे बताएं ऑन व्हाट बेसिस लोग पीपीपी को पंजाब में वोट दे सकते हैं? क्या वो सिंध का परफॉर्मेंस देख के दे रहे? ओह, आई सी, सिंध में इतना अच्छा परफॉर्मेंस है कि वो पंजाब में कह रहे हैं कि सिंध हमें बनना चाहिए।
इट्स अ जोक। लेकिन हिलाली साहब सिर्फ लोग कारकर्दगी पर तो नहीं देते ना वोट, बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं। जरदारी साहब खुद पंजाब में बड़ा फोकस किए हैं, बड़े लोगों से मिले हैं, फिर जात बरादरी ये वो सब चीज़ें बड़ा मैटर कर रही होती हैं। और कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी भी पहले तो पंजाब में एग्जिस्ट कर ही रही थी, तो वो बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं। लोग जिसको जरदारी ने मिले हैं, मेरे ख्याल में उनके पास 5 वोट से ज्यादा नहीं होंगे। अच्छा। देखिए हमें सब पता है भाई, ये इलेक्शंस कैसे होते हैं हमें सब पता है। कितने पैसे आपको जब फोटो एक मूवी मिला है आपको, जिधर वोट्स बिक रहे हैं, कुरान शरीफ आगे रखा हुआ है, 2-2 हज़ार वोट्स तकसीम हो रहे हैं। अब आप देखिए 44,000 में, देखिए इसको व्हाई डज इट सूट। मैं कहता हूं ये क्यों खर्च रहा है जरदारी, इज नॉट मैड, व्हाई इज ही, क्यों ये खर्च रहे हैं पैसे? वो इसलिए खर्च रहे हैं कि वो बताना चाहते हैं नहीं कि इस इलेक्शन में उनका तो एनी चांस था। वो बताना ये चाहते हैं कि मैं एक सूबा पार्टी, आई एम नॉट कन्फाइंड टू द सूबा, मैं कोई सीट भी ना लूं फिर भी मेरे कुछ वोट्स हैं मुख्तलिफ सूबे में, तो मैं एक नेशनल पार्टी हूं। सही समझ गए, नेशनल पार्टी, मगर एक्चुअली इज नॉट, ही इज अ प्रोविंशियल। ठीक है जी इमरान साहब, जो ये बात कह रहे हैं ना, ये बड़ी अहम बात है। जरदारी साहब इसी बुनियाद पे आगे अब सियासत करेंगे और वो कहेंगे कि देखें हमने तो पंजाब में जो लोग कहते थे कि पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है, वो खत्म नहीं हुई, हमने तो इतने वोट लिए। लेकिन इसमें समीना जो मेरे नज़दीक सबसे अहम बात है ना, वो ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने वोट लिए। देखें पिछले इलेक्शन की तरफ अगर आप जाएं तो टर्न आउट था पिछले इलेक्शन में 2018 में 51%। और मुस्लिम लीग नून को जब ये सीट जीती मुस्लिम लीग नून ने, उसको टोटल उस वक्त वोट टोटल पड़े थे 1,90,000 के करीब, तो उसमें से 47% वोट मुस्लिम लीग नून को पड़े थे पिछले इलेक्शंस में। 89,678 वोट परवेज मलिक साहब को, वो मैं कह रहा हूँ जो टोटल वोट पड़े थे उसका 47%। अच्छा, टोटल वोट का, ठीक टोटल वोट का 47% परवेज मलिक साहब को पड़े थे। अब अगर आप इस लिहाज से देखें तो आज का जो इलेक्शन है, जो अब तक की रिपोर्ट है, जिसमें अभी आप बता रही थी कि तकरीबन 41,000 पड़ चुके। हाँ जी, अब अगर आप देखें टोटल जितना वोट कास्ट हुआ है तकरीबन 70,000 के करीब वोट कास्ट हुआ है टोटल अभी तक जो आया है, जितने आए हैं। इसमें आप देखें तो उनकी जो वो वाली परसेंटेज है, नहीं वो बढ़ गई है। ठीक है, वो 51% के करीब है इस वक्त। लेकिन डज इट मैटर जब वो आपका कैंडिडेट ही सामने वो नहीं खड़ा? नहीं, मैं बता ये रहा हूँ कि मुस्लिम, फिर मैं वही कहूँगा कि यहाँ पे अपोजिशन पंजाब में अगले इलेक्शन पे आप ये देखेंगी कि प्रो नवाज लीग और एंटी नवाज लीग की होगी। तो उस तरह से आप देखें तो मुस्लिम लीग नून का वोटर चाहे वोट कम पड़ा है लेकिन उनकी परसेंटेज बढ़ गई है। और पीपी का फ्यूचर तो बताएं पंजाब में कुछ, इससे आपको ये जो हिलाली साहब ये कह रहे हैं कि जी पैसे चले हैं या उस तरह, अगर हम उसको एक वो कंसिडर कर भी लें, हमारे पास तो खैर अभी हम नहीं कह सकते, फैसला नहीं दे सकते, लेकिन अगर एक फैक्टर ये हो भी तो क्या वाहिद यही एक फैक्टर है? देखिए पीपल्स पार्टी ने बड़ी एग्रेसिव यहाँ पे कैंपेन की है, खुला पैसा खर्च किया और उसके अलावा उसकी जितनी क़यादत थी, आप देखिए राजा परवेज़ अशरफ साहब खुद कैंपेन करते रहे हैं, शैला रज़ा साहबा यहाँ थी, उसके बाद कायरा साहब यहाँ पे थे, चौधरी मंजूर साहब, यानी बहुत जो उनकी क़यादत है पंजाब की वो सारे आते रहे हैं यहाँ और उन्होंने पैसे भी खर्च किए और पूरी कोशिश ये की है कि किसी तरह से भी वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वोट लें, क्योंकि जरदारी साहब ने उनको यही कहा था कि यहाँ आप जितने, हाँ जी, कि उन्हें भी ये पता था कि ये सीट वो जीतेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने ये एस्टेब्लिश करना था कि यहाँ पे अभी हम जिंदा हैं। और मैं समझता हूँ इस मकसद में वो किसी हद तक अपने कामयाब हो भी गए हैं। तो पीपल्स पार्टी रिवाइव कर रही है पंजाब में? नहीं, रिवाइव नहीं करेगी। अच्छा, रिवाइव नहीं, लेकिन उनके पास कहने को बातें जरूर आ गई, एग्जिस्टेंस अभी। हिलाली साहब कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? जी लाली साहब। नहीं, देखिए ये अभी इन्होंने बता दिया है आपको क्यों सीट्स जीते हैं, इसलिए कि पैसे खर्च दिए हैं। आप किसी को भी ले आओ इधर, वो बशीर रियाज को ले आए, वो रियाज मलिक को ले आए, वो आधा घर वार दे के वो भी जीत जाएगा। आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम पॉपुलैरिटी कैसे डिटरमिन करते हैं, जितने पैसे जितने, यही तो मैं भी यही अब क्वेश्चन कर रही थी। तो फिर फायदा क्या है कि नहीं, फिर फायदा क्या इलेक्शन का ही? अगर यही बात है तो फिर तो जो फायदा का यही है जो मैंने आपको बताया। फायदा यही है जो आपको मैं बताया हूं कि वो बता रहा है, दुनिया को बताना चाहता है कि मैं एक नेशनल पार्टी हूं।
अगर ये 10, 15, 20 करोड़ खर्चते जाए हर जगह, ये वाकई नेशनल पार्टी बन जाएगा। इसलिए कि हमारे लोग बेचारे इतने गरीब हैं, वो वोट बेचते हैं। बिल्कुल सही है। हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है, फिर तो इस पे भी वही बात है कि जो जितने पैसे इन्वेस्ट कर देगा वो उतने उसके बाद वोट हासिल कर लेगा। ये तो रोजे रोशन की तरह आया है। ये बात तो आप देखिए, हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसमें तो जो कैंडिडेट जितना ज्यादा पैसे खर्च करता है, ठीक। अब जमशेद इकबाल चीमा साहब को क्यों टिकट दिया गया था पीटीआई की तरफ से? इसीलिए कि उनमें भी वो एक पोटेंशियल कैंडिडेट थे पैसे खर्च करने में, इसलिए उनको टिकट दिया गया था। उसी तरह पीपल्स पार्टी अब इसको सियासी तौर पे कैच करवाने की कोशिश बिल्कुल सही है। लेकिन इससे मुतालिक मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है कि क्या महंगाई के बावजूद, और उस्मान बुज़दार साहब को सब बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनकी जैसी भी परफॉर्मेंस है उसके बावजूद आप समझते हैं कि पीटीआई अभी भी पंजाब में एक स्ट्रॉन्ग जमात है कि अगर वो मुकाबले में नहीं थी तो आप देखें कि लोगों की दिलचस्पी क्या थी और क्या उसमें आपका सवाल तो ये बड़ा अहम है, लेकिन उससे भी अहम मेरा जवाब है। अच्छा मेरा जवाब मैं पहले ही हाथ खड़ेगा, आपका जवाब ही है। सुने कैसे इसलिए कि सिर्फ एक हल्के के ज़िमनी इलेक्शन पे आप ये डिटरमिन नहीं कर सकते कि आम इंतखाबात में पीटीआई के साथ क्या होगा। अब पीटीआई वाले देखें, अपनी खिफत मिटाने के लिए आज जो हसन साहब का अभी कह रही थी, या चौधरी फवाद साहब या दूसरे, वो अपनी खिफत मिटाने के लिए अब ये बात कर रहे हैं कि जी देखिए हम तो थे नहीं तो, लेकिन हम मैदान साफ था और ये था वो था। असल बात ऑन ग्राउंड ये है कि मुस्लिम लीग नून ये सीट जीत रही है और पीटीआई का जो हाल होगा वो अब आम इंतखाबात में ही होगा। इस एक अभी वो है भी नहीं, आपको फिर भी अंदाजा यही कह रहा हूं कि इस सीट मैं इस पे नहीं डिटरमिन कर सकते आपका ये। हाँ जी इलाली साहब, फिर आपको भी यही लग रहा है कि मुकाबला आज भी पीटीआई और पीएमएल-एन में ही है पंजाब में, और अगर पीटीआई वहां पे मुकाबले में ना हो तो वो फिर ऐसे ही गैर दिलचस्पी का बाइस बनता है इंतखाब? क्यों तमीना बताएं, इसमें कोई शक है? हाँ जी, इमरान साहब को तो है। क्या मुझे क्या शक है? नहीं, आप तो कह रहे हैं कि पीटीआई का हाल तो नहीं, अगर वो होते भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं कहता अगर पीटीआई होती तो आज टर्नआउट जो है कम से कम 30% होता। लोग चार्ज भी होते हैं ना। हाँ, फिर अच्छा, फिर पीएमएल-एन का वोटर भी ज्यादा निकलता, फिर पीएमएल-एन का भी वोटर ज्यादा निकलता। हाँ। और शायद पीपल्स पार्टी का भी वोटर ज्यादा निकलता। नहीं होता, शायद ये भी होता कि पीपल्स पार्टी का वोट कम हो जाता है, जाहिर है हाँ, भी होते हैं। बिल्कुल ऐसे। चलें जी, ये तो था जी, ये बड़ा कंफ्यूजिंग डिस्कशन हो गया है अभी। आगे बढ़े चलें आगे बढ़ते हैं। आगे जनाब, बल्दियाती इंतखाबात भी होने को हैं और बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में होंगे तो बड़ा मार्का लगेगा, देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन बल्दियाती इंतखाब के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो थी वो ये थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बात के लिए तैयार और आमादा दिखाई दिया है कि जनाब बल्दियाती इंतखाबात ईवीएम के जरिए करा लिए जाएं। लेकिन ऐन इस मौके पर जो शिबली फराज साहब हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि जनाब बल्दियाती इंतखाबात के लिए जो ईवीएम है वो मौजू नहीं है, और उनका ये कहना है कि शायद उनके लिए वो पॉसिबिलिटीज़ ना बन सके। पायलट प्रोजेक्ट करना चाहता था इलेक्शन कमीशन, इसलिए वो चाह रहा था कि ईवीएम के जरिए बल्दियाती इंतखाब हो जाएं। तो अब फिर क्या होगा, कैसे होगा, इस पर भी ज़रा कमेंट ले लेती हूँ मैं। हिलाल साहब, पहले आप बता दें, ये तो आपके इंटरेस्ट का टॉपिक है इसलिए जी। हाँ, ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है। जब इलेक्शन कमीशन को पता है कि जो इस वक्त मशीन्स हैं वो पैनल के तहत वोट्स के गिनती नहीं कर सकते हैं, जब उनको पता है, आप कहें ये खामी है या आप कहें कि सोफिस्टिकेटेड नहीं है, तो फिर वो क्यों कह रहे हैं कि हमें मशीन दो? भाई, इलेक्शन लॉ कहता है कि आप मशीन खरीदें। आप इनको, शिबली को क्यों पूछ रहे हैं? आपका फर्ज है टू प्रिक्योर द मशीन, टू ऑपरेट द मशीन, सुपरवाइज इलेक्शन, स्टोर द मशीन, ये आपका काम है। आप शिबली को जाके कह रहे हैं हमें मशीन दो, वो कौन है यार? क्या उसकी एजेंसी दिया हुआ है कोई मशीन्स का? आपको एक हुक्म मिला है कि मशीन से अगर आप पायलट प्रोजेक्ट कर सकते हैं तो करें। आप उनको जाके उस पायलट, आप ठहरते हैं, फिर चंद दिन मशीन इलेक्शन के पहले आप जाके कहते हैं ये मशीन दे दो। यार, ये सब खेल है भाई, ये तो एक एक्ट है। वैसे मैं जो शिबली फराज साहब को सुन रही थी वो ये कह रहे थे जो वो आपकी बात ठीक है कि वो उस तरह, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने तो ये कहा है, जाहिर है कि एक पूरा प्रोसीजर होता है,
बिडिंग होती है, टेंडर दिया जाएगा और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि गैर मुल्की जो मशीन बनाने वाले लोग हैं वो भी राब्ता करेंगे और फिर जो बेस्ट ऑप्शन देगा उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो मशीन्स मंगवाई जाएंगी। तो जाहिर है कि इसमें कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट का प्रोसेस तो साथ रहेगा, उनका ताउन साथ रहेगा, तो इसलिए जाहिर है उनसे डिस्कस तो करना था। नहीं समीना, आई एम सॉरी, नहीं होना चाहिए समीना, माफ करिए आप। मैंने पहले कहा आपको गवर्नमेंट का फर्ज है कि पैसे दें, इलेक्शन कमीशन का फर्ज है कि वो उस मशीन को वो इस तरीके से इन्वेस्टिगेट करें कि कैन इट डू द जॉब, वो काम कर सकता है कि नहीं। शिबली कौन है कहने के लिए कि ये काम कर सकता है कि नहीं? अच्छा। तो इलेक्शन कमीशन का काम है एक्सपर्टीज लाके उनको करना चाहिए। नहीं तो इसमें ये भी तो हो सकता है, एक सेकंड आपको कमेंट दे लेते हैं। ये जानबूझ के इन्होंने कहा है, आगे मैं यही सवाल करने वाली कहा है, और ये अबूरी गवर्नमेंट को भी ऐसे ही कहेंगे। जब अबूरी गवर्नमेंट आएगी वो कहेंगे ये मशीन नहीं चल रहा है, ये मशीन नहीं मिल रहा है, ये मशीन ठीक नहीं है। उनको को बहाने देके दे विल बी नो मशीन अगले इलेक्शन। नियत पे शक है। ओके चले जी आगे। जी इमरान साहब ओवर टू यू। मुझे ना बड़ी हैरानी होती है जब हिलाली साहब कहते हैं शिबली साहब कौन है। भाई शिबली फराज साहब वो हैं जो मशीन उठाए मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को दिखाते हैं, कि हर बंदे को दिखाते हैं कि ये है वो मशीन, ये है वो मशीन जो हमने तैयार कर ली और हम इस पे इलेक्शन करवाना चाहते हैं। अब हुकूमत अगर इलेक्शन कमीशन को पैसे ही नहीं देगी और अगर वो ये कहेगी, अभी तक तो ये पॉज किया जा रहा है ना कि हमने ये मशीन बना ली है, आपने इस मशीन के तहत इलेक्शन करवाना है, अभी तक तो यही हुकूमत की तरफ से है ना। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, हम इसी पे इलेक्शन कराते हैं। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने उनसे कहा कि हम करवाने को तैयार हैं पायलट प्रोजेक्ट, आप हमें ये मशीन्स दें। बात वही है जो मैं आपसे पहले कह रहा हूं कि पीटीआई को भी पता है कि अगले इलेक्शन ईवीएम पे नहीं होंगे, ये भी सिर्फ शोर मचा रहे हैं कि हम तो ईवीएम पे करवाना चाहते हैं, सब खेल रहे हैं लग रहा है। हाँ जी, बात ये है, पीटीआई का मौक़िफ़ भी ये है, पीटीआई चाहती सिर्फ ये है कि अपने वोटर को ये कहे कि देखिए हम तो शफाफ इलेक्शन चाहते थे, हम ईवीएम पे करवाना चाहते थे, लेकिन ये सब जो है ना बेईमान ये मिल गए हैं, इन्होंने धांधली के प्रोग्राम बनाए हुए हैं, इसलिए इन्होंने हमें ईवीएम करने नहीं दी। एक सवाल है, मैं आपका सवाल सुनता हूँ, आखिरी फिक्रा ले लें। अगर आप ईवीएम पे करवाना चाहते हैं, इसी मशीन पे करवाना चाहते हैं, कोई अर्ज नहीं, आप इलेक्शन कमीशन को दें, वो पायलट प्रोजेक्ट कर लें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। जी सवाल करें। सवाल मेरा यही था कि अगर बलदियाती इलेक्शन में नहीं हो सकता तो जैसे बाई इलेक्शन अभी हुआ है, आगे भी कोई और बाई इलेक्शन होगा, तो उसमें अगर इलेक्शन कमीशन पायलट प्रोजेक्ट करने में संजीदा और नीयत उसकी बिल्कुल साफ है, तो वो किसी बाई इलेक्शन में क्यों नहीं पायलट प्रोजेक्ट कर? बिल्कुल सही है, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन मुझे आप ये जवाब आपका उससे नहीं, अब मुझे आप ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन पहले इस बात का इंतजार करे कि खुदा ना खास्ता या किसी हल्के में कोई बंदा फोत हो जिसकी नशिस्त खाली हो, ताकि वहां पे ज़िमनी इलेक्शन हो और फिर वहां पे पायलट प्रोजेक्ट किया जाए। कोई भी रिजाइन कर दे और करवा लें, इसमें कौन सी आपका क्या ख्याल है? कोई रिजाइन करेगा? जो करोड़ों रुपए लगा के आते हैं वो सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट के लिए, तो जरदारी साहब के पास भेज दें उनको, जरदारी साहब के पास भेज दें, वो करा देंगे उनको। सर जरदारी साहब करवा देंगे अगर आप उनको ये गारंटी, अच्छा, वो अगर आप उनको ये गारंटी देंगे कि फिर वो सीट पीपल्स पार्टी का आदमी ही जीते। लेकिन इसमें एक और भी ऑप्शन है, वैसे एक और ऑप्शन भी है लाल साहब, इमरान साहब, वो ये कि उन्होंने ये जरूर कहा है साथ शिबली फराज साहब ने कि जो डायरेक्टली तहसील के इलेक्शन हैं और साथ में उन्होंने क्या कहा, जिला नाजिम के जो इलेक्शन है मेयर के, वो डायरेक्टली अलबत्ता इस मशीन से हो सकते हैं, अगर उस पर आपने करना है तो कर लें। तो फिर अगर पायलट प्रोजेक्ट करना ही सिर्फ मकसूद है तो ठीक है, मेयर के इलेक्शन करवा ले बलदियाती इंतखाबात में। अब मुझे आप ये बताएं कि इलेक्शन, क्योंकि मुझे इतनी डिटेल का नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन और उनकी क्या बात है। अब इलेक्शन कमीशन अगर ये यहाँ पे एक हल्के में आपको पता 20-20 उम्मीदवार होते हैं, अब अगर ये मशीन ज़्यादा लोगों का वोट ही नहीं काउंट कर सकती या उनके पास वो ऑप्शन नहीं है या और कोई प्रॉब्लम है, तो फिर ज़िला नाज़म, और उसमें ये देखें आम इंतखाबात और एक ज़िला नाज़म या म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन का इलेक्शन बड़ा मामूली सा है, उसमें बड़ा फ़र्क है। एक तरफ लाखों वोट होते हैं और एक में आपने देखने हैं कि दर्जनों वोट है। लिहाजा पायलट प्रोजेक्ट किसी ऐसी ही चीज़ पे होना चाहिए जो उससे मुमासलत भी रखे। ठीक है, तो आपको नहीं लगता ये फिजिबल है? हिलाली साहब, फिर अगला इलेक्शन होगा ईवीएम पे?
तो 15 मिनट पहले मैंने कह दिया नहीं, और इमरान खान ने भी इमरान याकूब ने भी कह दिया नहीं होगा, तो आप फिर पूछ रही हैं वो चले सवाल। ठीक है, ओके। मैंने कहा शायद कोई उम्मीद बाकी हो। चलिए जी, ठीक है। ये कहना है हो सकता है, होना चाहिए, हिलाली साहब का ही पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं होगा, और इमरान साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू आपने जान लिया। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, अब ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करेंगे जनाब, इम्पॉर्टेंट मामला है गवादर के हवाले से, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सीपैक के हवाले से इतना इम्पॉर्टेंट खिता, लेकिन अब खुद भी वो अपने हुकूक से किस तरह से महरूम है और क्या उनके मुतालबात हैं, इसके हवाले से गुफ्तगू होंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। गवादर बहुत ही खूबसूरत इलाका, और सीपैक के हवाले से उसकी जो अहमियत है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है, और जाहिर है कि वहाँ पर बहुत सारे काम तो हो रहे हैं, तरक्याती काम भी हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पर सब फोकस किए हुए हैं, लेकिन इस दौरान क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वहाँ के जो मकीन हैं, वो ही नज़रअंदाज हुए बैठे हैं। उसकी वजह यह है कि जनाब, हम मुतवातर देख रहे थे, पहले भी इस किस्म की शिकायत और मुतालबात सामने आ रहे थे, और अब बाकायदा तौर पर प्रोटेस्ट भी किया गया है गवादर के शहरियों की जानिब से कि जनाब वहाँ पर उनकी जो कस्मा पुरसी की ज़िंदगी है उसको भी बदलने की कुछ कोशिश की जाए, जो उनके हुकूक हैं वो भी उन्हें मिलने चाहिए, और ये भी कि जहाँ पर इतनी तरक्की हो रही है तो वहाँ पर पहला हक वहाँ के लोगों का होना चाहिए। तो इस हवाले से क्या उनकी रिजर्वेशंस हैं, क्या उनकी डिमांड्स हैं, इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या कर सकती है, क्या करना चाहिए, इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। और इमरान साहब और हिलाल साहब तो हमारे साथ, साथ ही साथ आज क्वेटा के ब्यूरो चीफ रशीद बिलोच साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, तो उनसे भी ज़रा पहले सबसे मैं एक ग्राउंड सिचुएशन जान लूँ और उसके बाद फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। रशीद बिलोच साहब, शुक्रिया आपका। पहले तो ये बताइए, गवादर में इस वक्त एग्जैक्टली सिचुएशन है क्या, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, और जो यहाँ के लोग हैं उनकी हालत कैसी है, वो क्या डिमांड करें? जी देखें, ग्वादर में तो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स तो जारी हैं, जिसमें आपका ग्वादर का एयरपोर्ट है, डीप सी पोर्ट है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें गुज़िश्ता 15-10 सालों से वो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें हुई हैं, लेकिन असल जो इशू है अभी जो धरना हो रहा है वो बेसिकली कुछ पब्लिक इश्यूज़ हैं, जैसे कि बॉर्डर ट्रेड है। आपको पता है कि बलूचिस्तान के ज़्यादातर जो बॉर्डर इलाके हैं और अक्सरियत के इलाके भी हैं, उनका जो ट्रेड है वो ईरान बॉर्डर से वाबस्ता है। एक उसकी बंदिश के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट चल रही है। दूसरा ये भी आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले या महीना पहले जो है लोग, वहाँ के मकामी लोगों ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने शायद कुछ चाइनीज़ ट्रेलर्स को और जो सिंध के ट्रेलर हैं, जो फिशरमैन हैं, उनको जो है NOC दी है वो ग्वादर के हदूद में आके मछली शिकार कर लें। जो मकामी लोग हैं उनके बकौल यहाँ पे जो प्लास्टिक के जाल जो बड़े ही बारीक होते हैं, उसमें छोटे से छोटा मछली से लेकर बड़े से बड़े मछली जो है वो पकड़ने की उसमें होती है कैपेसिटी, तो वो दरअसल इंटरनेशनली बैन है, वो इस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह इस तरह के जाल जब इस्तेमाल होते हैं तो उसमें कहा जाता है कि समंदरी जो हयात है उसकी नस्ल कुशी की जाती है। तो ये NOC मरकज़ी हुकूमत की जानिब से दिया गया था, हालांकि बीच में मरकज़ी जो हुकूमत है उसने डिनाई किया था, लेकिन उसके बाद एक नोटिफिकेशन यहाँ पे सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, तो इसका मतलब ये था कि मरकज़ी हुकूमत ने बलूचिस्तान हुकूमत को पूछे बगैर ये किया था। एक ये है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जो मकामी फिशरमैन है वो कहते हैं कि जी कभी कोई VIP मूवमेंट होती है, इस तरह की मूवमेंट्स होती हैं तो हमें उस दिन जो है शिकार करने के लिए समंदर में नहीं छोड़ा जाता, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो फाका कशी है उसमें ज़रा कि हम डेली बुनियाद पे या रोज़ाना की बुनियाद पे हम शिकार करते हैं, मार्केट में ला के मछलियाँ बेचते हैं, तो उससे हमारा गुजर बसर होता है। जब आप एक हफ्ते में 3-3 दिन 4-4 दिन आप बंद कर देते हैं समंदर के हदूद, तो उससे जो है हमारा जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये दो मेजर इश्यूज हैं।
और तीसरा ये है कि वहाँ पे उन्होंने अपना एक डिमांड रखा है कि सिक्योरिटी के हवाले से ठीक है, लेकिन जो जिस तरह के बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में जो चेक पोस्ट हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की, उनमें कमी किया जाए ताकि लोगों को इजी हो आने जाने में। अच्छा। ये तीन जो उनकी डिमांड्स हैं, ये बुनियादी जो बेसिक डिमांड्स ये हैं। बाकी बहुत सारे इश्यूज हैं उसमें, पानी का इशू है। रशीद बलोच साहब, ये बताइएगा कि वजीर दाखिला बलोचिस्तान ने ये कहा है कि वहाँ पे ग्वादर में लोगों से मामला तय हो गए हैं, तो आप क्या समझते हैं जो उन्होंने ये कहा है, वाकई उनका दावा ठीक है? क्या मामला तय हो गए या अभी नहीं पूरी तरह से तय हुए? देखिए इमरान याकूब साहब, इशू दरअसल देखिए ना, गैर संजीदगी का आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के सीनियर मिनिस्टर हैं ज़हूर बुलेदी, उसके साथ 4 मिनिस्टर गए थे गवादर, आज से कोई 3-4 दिन पहले। तो वहाँ गए हैं, वहाँ पे नेगोशिएशन हुए हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर 19 नुकात पे जो है ये डिमांड्स हैं। तो जो हुकूमत के जो नुमाइंदे थे जब वहाँ गए उस धरने पे, तो उन्होंने कहा, बरमला कहा, बल्कि मीडिया के सामने कहा, उन्होंने कहा जी आपके तमाम के तमाम जो मुतालिबात हैं वो जायज़ हैं, अवामी डिमांड हैं, ये हम भी चाहते हैं मसला हल हो, हम इन्हें हल करेंगे। तो उसके बाद अगले दिन ज़हूर बुलेदी, चूँकि सीनियर मिनिस्टर भी हैं, बड़े अहम रोल है उसको मौजूदा हुकूमत में, अगले दिन उन्होंने क्वेटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी यही बात दोहराई और उन्होंने ये दावा किया कि जी हमने तमाम के तमाम ना सिर्फ मुतालिबात को मान लिए, उन पे इम्प्लीमेंट भी कर दिया। तो जब ये बात सामने आई तो धरने में जो लोग बैठे हुए थे वो थोड़ा एग्रेसिव हुए, उन्होंने कहा जी हम ग्राउंड में बैठे हैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमने इम्प्लीमेंट कर दिया? तो मतलब ये है कि अभी मामला गुम में है। ठीक है, मैं रशीद बलोच साहब आपकी तरफ दोबारा भी आती हूँ, लेकिन मैं जरा पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लेना चाहूंगी इमरान साहब का भी और हिलाली साहब का भी। हिलाली साहब, गवादर में जाहिर है जहाँ पे इतने इस वक्त नज़र है पूरी दुनिया की भी, और जाहिर है इस वक्त मरकज़ है वो CPEC के हवाले से भी जो सरगर्मियाँ जारी हैं, आप समझते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं उनके मसाइल को एड्रेस करने में किसी किस्म की नाअहली की गई है या कोई गफलत बरती गई है? बिल्कुल किया गया है, और अगर नहीं होता तो ये क्या, ये पागल तो नहीं है खामखा आके इतने दिन बाहर बैठे रहें, औरतें बच्चे सब, ऑफ कोर्स उनके साथ ज्यादती हुई है। और मैं बड़ा खुश था जब मैंने सुना कि ये सब बातें उनके मान गए, और ये रुकावटें और ये IFC की चौकियाँ खामखा और भी चीज़ें, मैं सिर्फ हमारे तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर अमल नहीं हुआ है तो वो कह रहे हैं, वो जो उनका जो लीडर है जमात इस्लामी का, वो कह रहे हैं हम तो इधर से हिलेंगे ही नहीं जब तक हमारे सामने ये नहीं हुआ और अमल नहीं हुआ। वो बिल्कुल सही पोजीशन है उसका, मगर मेरे ख्याल में वो हो जाएगा। मगर आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ विच इज़ ऑफ ग्रेट कंसर्न। ईरान के बॉर्डर को भी उन्होंने कहा खोल दो या उस पर जो रिस्ट्रिक्शंस है कम करो। अब ईरान के बॉर्डर से क्या आता है? ईरान के बॉर्डर से वो चीज़ें स्मगल होते हैं जो बोल्टन मार्केट कराची में सदर में मिलते हैं, और वो है बिस्किट, शहद और चीज़, वो आते हैं। आप जाके देख लें ईरान के, वो सब मिलते हैं बोल्टन मार्केट में। अच्छा। दूसरी बात ये है, और क्या आता है? बंदूक आते हैं, ड्रग्स आते हैं, उसके बारे में क्या कर रहे हैं? और तीसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ हर पॉलिटिशियन का शेयर होता है उसमें, मुझे कहा गया है एट अ वेरी रिस्पॉन्सिबल लेवल, और वो है डीजल। 4 से 5 अरब रुपया फी हफ्ता डीजल स्मगल होता है। सही, जाहिर है लोग खुश हैं कि ये सब चीजें उन्होंने रेज किया था पब्लिक ने, और उनके नाम पे अगर इन्होंने इन सब चीजों को अग्री किया है, मैं आपको यही बताना चाहता है कि ये जो लोग हैं सियासतदान हैं, इनका हो रहा है। रशीद बलोच से मैं इस बारे में जरूर लेती हूँ। हाँ बिल्कुल, रशीद बलोच ये बताइए कि जो हिलाली साहब ने बातें की बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्या इस हवाले से आप कुछ बता सकते हैं हमें कि क्या हो रहा है और क्या वाकई इसकी भी रोकथाम के लिए कोई कोशिश की जा रही है? जैसे जी मैं बिल्कुल हिलाली साहब से एग्री करता हूं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मैं उनमें ऐड करना चाहता हूं। देखिए अभी जो बॉर्डर बंद हुआ है, जैसे कि हिलाली साहब ने कहा कि उसमें बिस्किट हैं, चीज़ हैं, सर्फ वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आते हैं,
वो पाकिस्तान के बाकी अशिया की बनस्बत इंतहाई सस्ते हैं, मतलब 50% आप उसको कह सकते हैं कि वो सस्ते हैं। अगर एक चीज़ पाकिस्तानी प्राइस अगर 100 रुपया है, वही चीज़ जो ईरानी आपको मिलेगा बॉर्डर एरिया में या कोयटा तक पहुँचते पहुँचते वो जो है आपको 50-60 रुपया में मिलता है। इसी तरह LPG है, वो आता है, वो भी आपको पता है कि वो काफ़ी पाकिस्तानी LPG से तकरीबन 70% सस्ता मिलता है। अच्छा। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन जो डीजल और पेट्रोल की बात है, उसमें देखें पहले तो स्मगलिंग होती थी बॉर्डर पे, अभी जो बंदिश हुआ है उसमें जो डीजल या पेट्रोल माफी है उसका बड़ा फायदा है, क्योंकि आम लोग उसमें अभी उनको ज़ाहिर कारोबार के लिए नहीं छोड़ा जा रहा है। जो बड़े लोग हैं, जो माफियाज हैं, उनको ज़ाहिर कि एक लिमिटेड इजाज़त दी गई है कि आप लिमिटेड इसको कर सकते हैं डीजल का और पेट्रोल का वगैरह का। उस लिमिटेड जो स्मगलिंग है उसमें ज़ाहिर जो बासर लोग हैं वो अपने लिए NOC लेते हैं, पर्चियां लेते हैं, उनका ज़्यादा फायदा है बनस्बत जो आम लोग हैं, जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं। कुछ हो रहा होता है। बिल्कुल सही है इमरान साहब। ओवरऑल जो हमने इसमें चीजें डिस्कस की हैं, क्या फौरन से इकदाम करने होंगे वफाकी हुकूमत को कि लोगों के मसाइल भी एड्रेस हों और जो गैर कानूनी काम हो रहे हैं वो भी रुक सके? देखें समीना, CPEC के बाद ना ग्वादर जो है मेरे नज़दीक वो पाकिस्तान के माथे का झूमर है, और ग्वादर में बसने वाले जो हैं वो उस झूमर के मोती हैं, उसके नाग हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि जो लोग, आप एक ग्वादर जैसे शहर को जब आप वहाँ पे, पहले आपने कहा कि हमने इसको डेवलप करना है, यहाँ पे काम होना है, यहाँ पे पोर्ट बनना है, डीप सी पोर्ट बनना है, एयरपोर्ट बनना है, ये CPEC का गेटवे है, फलाना है, और फिर जो लोग वहाँ के बसने वाले हैं, जो जिनका वो शहर है, अगर आप उनके बेसिक मसाइल हल नहीं करेंगे तो आप, ये तो उनके साथ ज्यादती नहीं बल्कि जुल्म होगा। और मैं ये जो अभी ये फरमा रहे थे रशीद बलोच के 19 निकात हैं, उसमें से अगर आप देखें तो 90% निकात वो हैं जो उनकी बुनियादी ज़रूरतों के हैं। बिल्कुल ठीक। मतलब अगर वो ये कहते हैं कि हमें पीने का साफ पानी मुहैया किया जाए, अगर वो ये कहते हैं कि हमें मजदूरी आम दूसरे मजदूरों के मुताबिक उतनी ही दी जाए, सही, अगर वो ये कहते हैं कि हमें खुले समुंदर में शिकार की इजाज़त दी जाए, तो ये सारी चीज़ों में मुझे अब ये बताएं कि कबाहत क्या है या वो गलत मुतालबा क्या करते हैं। इसीलिए अगर वो आईने पाकिस्तान के मुताबिक दिए गए हक के मुताबिक बगैर किसी तशद्दुद के पुरअमन एहतजाज करते हैं तो ये उनका हक है। हुकूमत का ये फ़र्ज बनता है कि उनको उनका हक दिया जाए। बाकी रह गई बात स्मगलिंग की, तो मेरी एक बात याद रखें, ग्वादर से पहले भी स्मगलिंग होती थी और बाद में भी होती रहेगी, और ये जो माफियाज हैं, जो रैकेट हैं, जो वहाँ पे ये सारा कंट्रोल करते हैं, मुझे आप बताएं ईरान से क्या नहीं आता। बिल्कुल ठीक। कंबल ईरान से आते हैं, बर्तन प्लास्टिक के ईरान से आते हैं, आपकी टाइल्स, ये जो आजकल आप हम बात करते हैं ना इंडस्ट्री की, कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बड़ी है, वो कंटेनरों के कंटेनर टाइल्स वहाँ से आ रही है। डीजल तो खैर पहले ही माफिया बड़ा उसमें एक्टिव है। सही, हजारों चीजों को देखना होगा, एड्रेस करना होगा। मैं रशीद बलोच साहब आपसे एक बात जरूर जानना चाहूंगी। मौलाना हिदायतुर रहमान साहब हैं जो कि जाहिर है इस सारी इन्होंने मूवमेंट को लीड किया है और जाहिर है इतना इसको आवाज़ दी है कि वो नेशनल मीडिया पे भी आई है, पंजाब असेंबली तक में भी उस हवाले से रेजोल्यूशन पास हुई है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप क्या देख रहे हैं कि वो आने वाले दिनों में कुछ सियासी तौर पर भी मजबूत होंगे, कुछ उनका आगे प्लान नजर आ रहा है कि सियासी हवाले से भी इसको फायदा उठाया जाए इसका? जी देखें, जो मेरा ज़ाती ख्याल है, मौलाना हिदायतुर रहमान बाजार गो की जमात इस्लामी से हैं, वो ज़िले ग्वादर के वो अमीर भी हैं, लेकिन इस वक्त जो उन्होंने जो मुतालिबा उन्होंने सामने रखे हैं और लोगों ने उसको सपोर्ट किया, वो बेसिकली वो चीज़ें हैं जैसे कि इमरान याकूब साहब ने कहा कि वो रिलेटेड है अवाम से, वो बुनियादी जो इश्यूज हैं अवाम के, और इस शख्स ने जो अवाम के डिमांड्स हैं, उनकी जो नफ्सियात है, उनका जो नब्ज है, उस पे हाथ रख के वो ये मूवमेंट चला रहे हैं। अगर जिस दिन मेरा ज़ाती राय है कि जिस दिन
अगर मौलाना हिदायतुर रहमान ने इस पे जमात इस्लामी का कोई झंडा लगा दिया या इसको जो है टेक ओवर करने की कोशिश की अपनी जमात में, तो फिर पब्लिक उसको साथ नहीं देगी। देखिए बलूचिस्तान के जितने भी सियासी जमातें हैं उसमें कॉम्परस जमातें हैं, ज्यादातर वहां पे इन्फ्लुएंस बीएमपी और नेशनल पार्टी का है। देखिए हम लिखते भी रहते हैं आर्टिकल इस हवाले से कि उन्होंने पब्लिक के इस बुनियादी इश्यूज को एड्रेस नहीं किया। सही। तो इसीलिए एक कल तक शायद मौलाना हिदायतुर रहमान को आप नहीं जानती थी, इमरान याकूब साहब नहीं जानते थे, हलाली साहब नहीं जानते थे, बहुत सारे लोग आवाम की पजीराई तभी मिली जब उन्होंने आवाम की बात की है। बिल्कुल ठीक है। और देखते हैं जी कि अब मौजूदा, बिल्कुल ठीक है रशीद बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखते हैं जी जो मौजूदा अब बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है वो भी और खुद फेडरल गवर्नमेंट भी कैसे गवादर के इश्यूज को रिजॉल्व करती है और उनके मसाइल का हल करती है, और उसके बाद देखेंगे कि इस पर वाकई कोई एक्शन भी होता है या नहीं। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ मजीद गुफ्तगू ब्रेक के बाद। एटमी मुआहदे की बहाली के हवाले से अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात थे नाज़रीन वो अगले हफ्ते तक मुलतवी हो गए हैं, और वजह ये बताई जा रही है कि दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से एक दूसरे पर शुकूक व शुबहात का इजहार किया गया है। और ये भी कहा गया है अमेरिका की जानिब से कि जनाब बाज़ तबसरों ने जौहरी मुआहदे को ख़तरे में डाल दिया। क्या फ्यूचर है जी इस मुआहदे का? लाली साहब क्या फ्यूचर है? देखिए हमारे अवाम को पता होना चाहिए, इसलिए कि हमारे लिए भी ये बहुत रेलेवेंट है। हुआ ये है कि 2015 में जब अग्रीमेंट साइन हुआ था, वो अग्रीमेंट में ये लिखा था, वो अग्रीमेंट इस तरीके से बना था कि 15 साल तक ईरान अगर कोशिश भी करे एटम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता, और अगर बनाने की कोशिश की तो कम से कम उसको एक साल लगेगा, और उस एक साल में अमेरिका और उसके जो दूसरे लोग हैं वो कुछ भी कर सकते हैं इनके खिलाफ, उनको रोकने के लिए। ट्रंप आया, वो कहने लगा 15 साल काफ़ी नहीं है, हम कभी नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो। तो उसने क्या कहा, इस एग्रीमेंट को ख़त्म कर दिया। जब इस एग्रीमेंट को उन्होंने ख़त्म किया तो अमेरिका ने कहा, ईरान ने कहा हमारे पास जो रुकावटें थे वो अब हट गए हैं। तो उन्होंने ऐसा इनरिच किया यूरेनियम को कि आज अगर ईरान को आप 3 हफ्ते दे दें तो एक बम 3 हफ्ते में वो बना सकता है। अब जब बाइडेन आया और उसने ये देखा कि इजराइल तैयारी कर रहा है उनको बम करने के लिए, उन्होंने कहा नहीं हम वापस जाना चाहते हैं उस एग्रीमेंट को। तो ईरान ने कहा अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो आप सैंक्शंस लिफ्ट करें। अब वो सैंक्शंस लिफ्ट करने के लिए तैयार नहीं, वो कहते नहीं तुम पहले वापस जाओ, वो कहते नहीं तुम पहले सैंक्शन लिफ्ट करो। अब इजराइल बीच में टपक आया है और इजराइल ने टपक आया और इजराइल कह रहा है कि हम तो ये मानेंगे ही नहीं, ये सवाल ही नहीं पैदा होता, ईरान से बात मत करो। भाई क्या मतलब ये कि वो अब 1.5-2 साल से हर 2-3 हफ्ते वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को वो बॉम्ब कैसे करेंगे। और माफ करिए, अगर ऐसा कुछ चीज शुरू हो गया तो वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज ईरान पे नहीं रोकेंगे, वो करेंगे ईरान जो सीरिया में उन्होंने किया है, वो करेंगे जो इराक में किया है। कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान, रोड्स, ब्रिजेस, यूटिलिटीज, डैम्स, ये सब चीज बॉम्ब करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं ये जो बड़ा खतरनाक मामला है और सोचना चाहिए हमारे मुल्क को कि हमारा क्या रिएक्शन होगा, और अगर हम रिएक्ट भी ना करें हमारे पे असर क्या होगा अगर ये हुआ ईरान के साथ। ठीक है, इमरान साहब आपका क्या टेक है इस मामले के हवाले से? देखिए मेरी नज़र में ये मुआहदा जो है ना वो सिर्फ इस खित्ते के लिए नहीं, पूरे आलमी अमन के लिए बड़ा ज़रूरी है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जिस तरह हिलाली साहब ने जो पिक्चर पेश की है, अल्लाह ना करे इस तरह से हो, तो क्या आप समझती हैं कि ईरान में इतनी तबाही होगी तो उसका असर बराह रास्त पाकिस्तान पे नहीं आएगा, उसका असर बराह रास्त अफ़गानिस्तान पे नहीं जाएगा, सब जो हमसाया ममालिक हैं उन पे भी जाएगा। और फिर जब यहाँ पे जाएगा तो ईरान चुप करके तो नहीं बैठेगा, ईरान उसको उसके रिएक्शन में क्या करेगा, तो एक नई जंग छिड़ जाएगी। हाँ जी। अब देखिए बात ये, अमेरिका की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये जो मुज़ाकरात हैं उसके लिए जो वक्त मांगा है, इसमें ईरान ने अपना जोहरी प्रोग्राम तेज़ किया है। ठीक है।
और उसने अपने मकासद उस दौरान टाइम लेके टाइम गेन करके ये किया है। अब ईरान इसकी सारी जिम्मेदारी अमेरिका पे डालता है। मुझे ये लगता है कि दोनों फ्रीकों की तरफ से लचक नहीं कहीं पे दिखाई जा रही, और जो तीसरा फ्रीक इसराइल इसमें कूदा है। यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़ारजा जो अमेरिका के हैं उनको टेलीफोन करके कहा कि ये मुज़ाकरात आप बंद करें। बिल्कुल ठीक। जब यहाँ तक मामला ख़राब होंगे तो फिर उसका फ़ायदा तो नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। ठीक है, चलिए अल्लाह करे कि बेहतर कुछ रिजल्ट इसका निकले और एग्रीमेंट हो जाए ताकि खित्ते में, और जाहिर है कि आलमी अमन को जो ख़तरा लाहक है वो टल सके। लेकिन जनाब ख़तरा बड़ा लाहक है हमारे यहाँ हर चीज़ को ही। जाते जाते एक मैं शॉर्ट सा कमेंट ज़रूर करना चाहूँगी। जब मेरी नज़र से ये स्टोरी गुजरी है कि बानी पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली का जो मुजस्समा विहाड़ी में नस्ब था, उन्होंने जो ऐनक पहन रखी है उसमें एक अदसे वाली ऐनक वो किसी ने चुरा ली। तो बड़ा अजीब सा ये मुझे तर्ज अमल लगा। इमरान साहब ये क्या चीज़ शो कर रहा है? देखिए ये एक ही चीज़ शो कर रहा है और वो है इंसानी पस्ती की निचली तलीन सतह। यानी एक बानी है, आपके बानी कौम है, बाबाए कौम है, इस मुल्क के बानी हैं, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए, खराज अकीदत पेश करने के लिए उनका मुजस्मा लगाया गया। बिल्कुल सही है। तो आपने उसमें से वो ऐनक किसी के काम की है? मुझे आप ये बताएं, किसी के काम की नहीं है। लेकिन उसका असर देखें क्या है कि पूरी दुनिया में जब ये खबर जाएगी तो लोग क्या कहेंगे। आपको याद है इससे पहले बावरपुर में जो फ्लाइंग हॉर्स थे समीउल्लाह, हाँ जी, उनका तो मुजस्मा ही चोरी कर लिया गया था। उनकी बॉल जो थी उसमें मुजस्मे में हॉकी के साथ, तो पहले बॉल की फिर उन्होंने हॉकी की। मुझे आप ये बताएं कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं? ये इंसानी पस्ती की, इखलाकी पस्ती की बात। बिल्कुल ठीक है। लाल साहब आप इस पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे? जी हाँ बिल्कुल, कि अवाम और सियासतदान एक हैं। दोनों ही चोर हैं यानी। अच्छा, ये जी लाली साहब का शॉर्ट कमेंट। नाज़रीन प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए और फीडबैक भी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।